नमस्कार। पिछले कुछ समय से ई कॉमर्स काफ़ी चर्चा में रहा है। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स कितने प्रकार का होता है? बी टू बी कॉमर्स क्या है? बी टू सी कॉमर्स क्या है? बी टू जी कॉमर्स क्या है? सी टू जी कॉमर्स क्या है? सी टू सी कॉमर्स क्या है? मार्केट प्लेस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स क्या है? इन्वेंट्री मॉडल ऑफ ई कॉमर्स क्या है? इन सारी चीज़ों को समझेंगे हम। इसके अलावा ई कॉमर्स के लाभ क्या हैं? ई कॉमर्स की हानियाँ क्या हैं? ई कॉमर्स को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में बड़ी असहमति बनती है, ये क्या है? इन सारी चीज़ों को हम अभी एक वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ई कॉमर्स है क्या। ई ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य यानी कि व्यापार। कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाला वाणिज्य, व्यापार अथवा लेन देन ई कॉमर्स होता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से ई कॉमर्स को इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से अथवा इंटरनेट के माध्यम से होने वाला जो लेन देन है वो ई कॉमर्स होता है। सिंपल है। इसके तीन बड़े मॉडल हैं। वो तीन बड़े मॉडल क्या हैं? पहला बी टू बी कॉमर्स। मॉडल नहीं कहोगे आप, इन्हें प्रकार कहेंगे कि बी टू बी कॉमर्स, बी टू सी कॉमर्स और सी टू सी कॉमर्स। ये क्या है तीनों? ये तीनों हैं, बी का मतलब है बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर एक होलसेलर और एक रिटेलर, दोनों का उद्देश्य क्या है? बिजनेस है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अथवा इंटरनेट के माध्यम से एक होलसेलर और एक रिटेलर के बीच में अगर कोई लेन देन होता है तो वो क्या होगा? बी टू बी कॉमर्स। कितना सिंपल है। बी टू सी कॉमर्स क्या है? बी बिजनेस, सी कंज्यूमर। यानी कि बिजनेस और कंज्यूमर, इन दोनों के बीच में अगर कोई इंटरनेट के माध्यम से लेन देन होता है तो बिजनेस टू कंज्यूमर, तो बी टू सी कॉमर्स। सी टू सी कॉमर्स क्या है? ओ एल एक्स। ओ एल एक्स पर आपने अपना पुराना मोबाइल डाल दिया और किसी ने खरीद लिया। आप एक कंज्यूमर हैं। आपका उद्देश्य बिजनेस के माध्यम से पैसा कमाना नहीं है। आप एक कंज्यूमर हैं और जिसने मोबाइल को खरीदा वो भी एक कंज्यूमर है। सी टू सी कॉमर्स यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर्स के बीच में होने वाला जो लेन देन होगा वो सी टू सी कॉमर्स होगा। तीनों तीनों प्रकारों को समझे। ये बड़े प्रकार हैं। इसके अलावा तीन प्रकार और हैं। नंबर एक बी टू जी कॉमर्स, नंबर दो सी टू जी कॉमर्स, नंबर तीन सी टू बी कॉमर्स। इसको समझे। ये बी टू सी कॉमर्स है और ये सी टू बी कॉमर्स है। इसका मतलब क्या है? बिजनेस पहले प्रोवाइड करा रहा है और कंज्यूमर गया और सामान को खरीदा, कुछ किया। क्या है? बी टू सी कॉमर्स। सी टू बी कॉमर्स क्या है? जो कंज्यूमर है वो पहले प्रोवाइड कराया हुआ है, बिजनेस है वो बाद में जाएगा। जैसे फ्रीलांसिंग पर, फ्रीलांसिंग जो होती है जहाँ पर पहले से कोई टास्क दिया होता है, आपको अपनी जाकर के आईडी बनानी होती है। कंज्यूमर गया और अपनी आईडी बना दी। अपनी आईडी बनाने के बाद में वापस आ गया, बैठा है। जब उसको कोई वर्क दिया गया, कोई भी काम दिया गया, तब वो इंटरनेट के माध्यम से अपना काम कर देगा फ्रीलांसिंग में। ये क्या होगा? सी टू बी कॉमर्स होगा। बी टू जी कॉमर्स का मतलब ये है कि बिजनेस, और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में कोई अगर इंटरनेट के माध्यम से लेन देन होता है तो बी टू जी कॉमर्स।
ये क्या है, कैसे लेन देन होगा, अरे टैक्स, टैक्स का लेन देन अगर है हो रहा है इंटरनेट के माध्यम से B2G, ऐसा ही C2G, कंज्यूमर और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई इंटरनेट के माध्यम से लेन देन हो रहा है तो C2G कॉमर्स। इनको लेकर के तो कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए, कोई विवाद नहीं है। B2B कॉमर्स का पहले समझें कि B2B कॉमर्स यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, B2C कॉमर्स, C2C कॉमर्स, इनमें बड़ा कौन है? इनमें बड़ा सबसे ये है। ये कैसे है? इसका 2017 का डेटा है, जिसमें 2017 के अनुसार B2B कॉमर्स 38.5 बिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर मतलब लाख करोड़, 38.5 लाख करोड़ का लेन देन हुआ था, टर्नओवर था B2B कॉमर्स का 2017 में। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2026 तक इसका 300 बिलियन डॉलर का लेन देन होगा B2B कॉमर्स का। B2C कॉमर्स के बारे में और समझें, इसका लेन देन 2026 तक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि लगभग 200 बिलियन डॉलर का टर्नओवर होगा। छोटे से आंकड़े, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस मैंने हल्के से समझा दिया है ये समझाने के लिए कि B2B कॉमर्स बड़ा होता है। अब एक इश्यू और है। पहली बात ये कि आपको ये बताना है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, वो आपने बता दिया। इसको लेकर के काफी डिस्प्यूट रहता है। इसको लेकर के डिस्प्यूट क्या रहता है? B2C कॉमर्स, इसको समझना है अच्छे से, लेकिन इसको समझने से पहले एक छोटा सा प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी कि ई कॉमर्स में मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेंट्री, फैशन या ट्रेवल। ई कॉमर्स में इसमें सबसे ज़्यादा किसकी भागीदारी होगी? मेरा अनुमान यह है कि आप अगर अनुमान लगा रहे होंगे तो इसका लगा रहे होंगे, अगर अनुमान लगा रहे होंगे तो। लेकिन अगर आपको क्लियर पता है तो जाहिर है आप ट्रेवल के बारे में बोलेंगे। ट्रेवल के बारे में क्यों बोलेंगे? ट्रेवल क्या है? क्या ट्रेवल में किसी वस्तु का लेन देन हो रहा है? नहीं। किस चीज़ का लेन देन हो रहा है? ट्रेवल में सर्विस का लेन देन हो रहा है। सर्विस, हाँ, ई कॉमर्स पर न सिर्फ वस्तु बल्कि सर्विस भी आती हैं। अब समझें, इंटरनेट के माध्यम से वस्तु या सर्विसेज किसी का भी लेन देन हो, वो ई कॉमर्स होता है। बात क्लियर हुई? ट्रेवल कैसे है? मान लीजिए IRCTC की वेबसाइट पर अगर आपने अपनी टिकट बुक की और गए अपनी यात्रा की, यात्रा.com पे की, ऐसे ही टिकट बुक की, तो ये सब क्या है? ट्रेवल में आ रहा है। इंटरनेट के माध्यम से लेन देन हो रहा है, सर्विस का लेन देन हो रहा है, तो इसलिए इसकी भागीदारी बड़ी है। दूसरा, मान लीजिए यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब पर कोई पढ़ा रहा है, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, आप देख रहे हो यूट्यूब पर, ये क्या है? इंटरनेट के माध्यम से ही तो लेन देन हो रहा है। आपने पैसा जमा किया किसी बड़ी एकेडमी पर जो इंटरनेट पर पढ़ाती है, आपने पैसा जमा किया, उनका कोर्स खरीदा और आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये भी तो ई कॉमर्स है। तो अगर पूछा जाए कि गुड्स का ज़्यादा लेन देन हो रहा है या सर्विसेज का, सर्विसेज की ज़्यादा भागीदारी है ई कॉमर्स में, ये ध्यान रखना। पहली बात ये कंप्लीट हुई। दूसरी बात, अब इसको लेकर के जो डिस्प्यूट रहता है उसको समझने के लिए दो बातों को और समझना जरूरी है। पहली बात ये कि इसमें मॉडल क्या क्या है। एक होता है इन्वेंट्री मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल, और एक होता है मार्केट प्लेस मॉडल। ये सब क्या है?
देखिए, जो डिस्प्यूट जिस मुद्दे पर मैं लेकर के आ रहा हूँ उस मुद्दे को समझने के लिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि आगे लाभ क्या है ई कॉमर्स के, फिर बताऊंगा हानियाँ क्या है, बताऊंगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं और उन पॉलिसीज़ को लेकर के इश्यूज़ क्या आ रहे हैं, फिर विदेशों से दूसरे देशों के साथ भारत की पॉलिसीज़ को रिलेट करूंगा, बताऊंगा डिस्प्यूट कहाँ बन रहा है। उसके लिए इन सब चीज़ों को समझने के लिए एक चीज़ समझना जरूरी है कि B2C कॉमर्स, इनका मॉडल समझे। मॉडल दो होते हैं इनमें, एक होता है इन्वेंट्री मॉडल, दूसरा होता है मार्केट प्लेस मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है? इन्वेंट्री मॉडल ऐसा मॉडल होता है कि अगर एक कंपनी कोई भी जो ना सिर्फ ग्राहक और विक्रेता को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है, बल्कि इसके साथ ही वो अपने ही प्लेटफॉर्म पर अपना सामान भी बेच रही है, इसे बोलेंगे इन्वेंट्री मॉडल ऑफ ई कॉमर्स। मार्केट प्लेस मॉडल क्या है? इसमें कंपनी सिर्फ तकनीकी मुहैया कराएगी, प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिस्टिक्स मुहैया करा देगी बस, और उसके अलावा कुछ भी मुहैया नहीं कराएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये कंपनी अपना सामान भी बेचना शुरू कर दे अपने प्लेटफॉर्म पर, ऐसा नहीं होगा, उसे मार्केट प्लेस मॉडल बोलेंगे। B2C कॉमर्स में मैं इन्वेंट्री मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल को समझाया है। ग्रोफर्स है, ग्रोफर अपना सामान भी बेचती है अपने प्लेटफॉर्म पर, मार्केट इन्वेंट्री मॉडल हो गया। मार्केट प्लेस मॉडल क्या हो गया? मार्केट प्लेस मॉडल जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर अपना सामान नहीं बेच सकती। पहले बेचती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इनको बैन कर दिया। गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया समझते हैं, पहली बात समझेंगे, इसको आगे चल के समझेंगे। अब ये दोनों मैंने क्यों समझाए? ये दोनों इसलिए समझाए ताकि मैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज बता सकूं इसके प्रति। सबसे पहले छोटे छोटे लाभ समझें। इसके लाभ क्या हैं ई कॉमर्स के? नंबर 1, ई कॉमर्स से सामान सस्ता मिलता है, कंज्यूमर को सामान सस्ता मिलेगा और जो विक्रेता होगा उसको ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, महंगा बेच जाएगा। वो कैसे? क्योंकि बीच में मिडिल मैन नहीं रहते। इस कंज्यूमर के और जो रिटेलर होता है, इन दोनों के बीच में मिडिल मैन नहीं रहते। मिडिल मैन मतलब बिचौलिए। जब आप मार्केट से कोई सामान अगर खरीदने जा रहे हैं तो वो जो बिजनेस यानी कंज्यूमर के पास जो सामान आ रहा है बिजनेस से, उसके बीच में बहुत सारे बिचौलिए होते हैं, जिसके कारण वो सामान का रेट अधिक महंगा हो जाता है। लेकिन ई कॉमर्स के माध्यम से एक व्यक्ति डायरेक्ट इंटरनेट के माध्यम से डायरेक्ट बिजनेस से कॉन्टैक्ट करके अपना सामान अपने यहाँ पर मंगा सकता है। तो इससे जो कंज्यूमर होता है उसे सामान सस्ता मिलता है, लेकिन जो बेच रहा है उसका सामान महंगा बेचेगा, उसको भी फायदा, इसको भी फायदा। पहली बात की। दूसरी बात, दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ है ये है कि समय, ऊर्जा और प्रयास, इन तीनों की बचत होती है कंज्यूमर की। कम समय में इंटरनेट पर देखेगा, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, किसी को भी चूज कर सकता है। समय बचा, ऊर्जा बचेगी, दौड़ दौड़ के 10 दुकानों पर नहीं जाना पड़ रहा। प्रयास बचेगा, एक बार में कई ऑप्शंस होंगे तो प्रयास भी जल्दी कर लेगा वो। तो समय, ऊर्जा, प्रयास की बचत होगी। हानियाँ भी हैं इसकी, और हानियों को लेकर के ही गवर्नमेंट पॉलिसीज लेके आई है। हानियों को इधर समझते हैं। हानियाँ सॉरी, हानियाँ क्या है? नंबर 1, प्रीडेटरी प्राइजिंग। प्रीडेटरी प्राइजिंग, प्रीडेटरी प्राइजिंग क्या होती है? प्रीडेटरी प्राइजिंग का मतलब ये है कि जब एक बड़ी कंपनी अपना सामान इतना सस्ते में बेचने लग जाए कि छोटी कंपनी मार्केट में जगह ही नहीं बना पा रही है, तो इसे प्रीडेटरी प्राइजिंग बोलेंगे। मान लीजिए अभी कोई MSME से रिलेटेड कुछ भी, कोई भी छोटी कंपनी आती है और एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोलती है, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म पर आई है उसी वक्त बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने अपने सामान को काफ़ी सस्ता बेचना शुरू कर दिया। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वो कंपनियां, मान लो बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ घाटे में भी सामान बेच रही हैं, फिर भी वो अपना एवरेज निकाल सकती हैं। कैसे? कि अभी छोटी कंपनी को मार्केट से बाहर कर देंगे। कोई भी व्यक्ति
छोटी कंपनी से सामान नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा सस्ता सामान चाहिए, ज़्यादा फीचर्स वाला। तो ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां प्रेडेटरी प्राइसिंग के माध्यम से छोटी छोटी कंपनियों को मार्केट से बाहर कर देंगी, और जब ये कंपनियां मार्केट से बाहर हो जाएंगी उसके बाद में ये अधिक मुनाफा कमा लेंगी, उसी सामान पर ज़्यादा ज़्यादा फायदा कमाएंगे, और पिछला जो घाटा गया है उसको भी वापस कवर कर लेंगे। इस चीज़ को बोलते हैं प्रेडेटरी प्राइसिंग। दूसरा होता है स्टार्टअप। स्टार्टअप को शुरू करने में प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि खर्च बहुत आता है। खर्च बहुत क्यों आता है? होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, मैनेजमेंट करना पड़ता है, ऐप बनवाना पड़ेगा। होस्टिंग, हाँ, जैसे कि अगर आप किसी सामान को बेचते हैं, आपको अपने सामान को बेचने के लिए जाहिर है वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी, लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, रूम की ज़रूरत पड़ेगी, गोदाम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें अपना आप सामान स्टोर करोगे और उसमें से निकाल के सेल करोगे। उसी प्रकार इंटरनेट पर अगर आप कुछ बेच रहे हैं, कुछ स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, और उस स्पेस को होस्टिंग कहते हैं। स्टार्टअप शुरू करने के लिए ज़्यादा खर्च आता है। तीसरा क्या है? नियमन से संबंधित मुद्दे। नियमन का मतलब क्या है? नियमन का मतलब ये है कि ये जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, ये फिजिकल रूप में भारत में अवस्थित नहीं है, ये दूसरे देशों में अवस्थित हैं। इनके सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारत में है, लेकिन ये कंपनियां फिजिकल जो स्टोर हैं, देखिए कोई भी कंपनियां है उसका अपना फिजिकल स्टोर भी होता है, जिसमें वो सारे डेटा को रखती हैं। अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, गूगल हो, कोई भी कंपनियां हो, ये कंपनियां अपना डेटा एक स्टोर में रखती हैं, और बहुत बड़ी बड़ी एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ रीजन होता है जिसमें ये अपना डेटा स्टोर करके रखती हैं फिजिकल रूप में। और वो कहाँ इनके अवस्थित? ये विदेशों में अवस्थित हैं, सिंगापुर में अवस्थित है, अमेरिका में अवस्थित हैं। फिजिकल रूप में ये कंपनियां अगर देश में अवस्थित नहीं हैं, सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं, तो इस स्थिति में इनका नियमन करना कठिन है, और इसीलिए इनके नियमन से संबंधित मुद्दे आते रहते हैं। चौथी बात क्या है? बैक एंड और फ्रंट एंड में अंतर। इनका मतलब क्या है? बैक एंड का मतलब ये है कि फ्रंट एंड का मतलब ये है कि आपने इंटरनेट के माध्यम से कोई सामान ऑर्डर कर दिया, लेकिन आपको पता है कि ये कंपनियां आपका पिन कोड लेती हैं। अगर आप किसी आउट एरिया में रह रहे हैं, तो ये कंपनियां ये लिख के देंगी कि दिस आइटम इज़ नॉट अवेलेबल ऑन, आपका पिन कोड दे देंगी, टेस्ट पिन कोड। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि जो गुड्स हैं वो हर जगह नहीं जा सकते, पूरे क्षेत्र में नहीं जा सकते, जो हाईलाइट एरिया हैं उन्हीं क्षेत्रों में जा सकते हैं। ये धीरे धीरे बढ़ रही हैं, जा रही हैं आउट एरियाज़ में भी, लेकिन फिलहाल में ये प्रॉब्लम बनी हुई है कि आउट एरियाज़ में नहीं जा सकती। यही कारण है कि सर्विस का इसमें भारांश ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सर्विस में आप किसी भी क्षेत्र में बैठे हों, इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब के जरिए वीडियो देख सकते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में बैठे हों, IRCTC के माध्यम से आप टिकट को ऑनलाइन कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, और उसके बाद में आपको जाना है ट्रेन में बैठने। ट्रेन तो आपको लेने आएगी नहीं आपके क्षेत्र में, तो इसी कारण सर्विसेज इस क्षेत्र में ज़्यादा भारांश लिए हुए हैं, क्योंकि इसमें उनका अधिक रोल होता है। पांचवी बात क्या है? पांचवी बात है डिजिटल इंफ्रा की कमी। डिजिटल इंफ्रा, हाँ, डिजिटल इंफ्रा। भारत में गरीबी अत्यधिक है। ऐसी सिचुएशन में इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि हर व्यक्ति के पास अच्छा खासा मोबाइल होगा। दूसरी बात, कोई भी गारंटी नहीं है कि हर व्यक्ति साक्षर होगा। इस मामले में अच्छे खासे जो साक्षर लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कॉमर्स कर सके, ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है वो साक्षर हों, उन्होंने किताबें पढ़ी हों, अच्छी खासी जानकारी हो, लेकिन
इंटरनेट पर साक्षरता उनकी नहीं हो, इंटरनेट साक्षरता नहीं हो, उनकी ई साक्षरता ना हो, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए साक्षरता की भी कमी है, डिजिटल इंफ्रा की भी कमी है। अब एक और बात समझने वाली है, और वो बात ये है कि सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेसी। प्राइवेसी यानी कि आप जब इंटरनेट पर जाते हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड, अपना डेबिट कार्ड डालते हैं और उसके माध्यम से आप अपने सामान को खरीद रहे हैं। इन कंपनियों पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ भरोसे पर, इन कंपनियों की वैल्यू पर ये निर्भर करता है कि ये कंपनियां डेटा को लीक नहीं करेंगी। लेकिन इन कंपनियों का कोई भी कहीं पर भी इन पर इतना प्रतिबंध नहीं है कि आप गवर्नमेंट के इतने अंडर में हों कि ये अगर आपके डेटा को चोरी करने से नहीं रोक पाती, अगर आपका डेटा चोरी हो सकता है, होता है, तो इन कंपनियों पर आप क्या रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने देश में बैन कर देंगे। लेकिन आपका डेटा चोरी हो चुका है, ये एक बार में, एक समय में, पल मात्र में करोड़ों लोगों का डेटा चोरी होकर करोड़ों लोगों के अकाउंट में सेंध मारी जा सकती है। क्या आपको पता है? ये सिर्फ भरोसे पर आधारित हैं कंपनियां, सिर्फ भरोसा है। गूगल बड़ी कंपनी है, भरोसा है। अमेजोन बड़ी कंपनी है, भरोसा है। फ्लिपकार्ट बड़ी कंपनी है, भरोसा है। इसलिए सबके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो कुछ बैंक से साथ संबंधित डिटेल होती है सारी उनके पास है। वो आपके सीवीसी कोड को नहीं याद रखते, बाकी को तो याद रखते हैं। इस बात का क्या सबूत है कि आपके सीवीसी कोड को याद नहीं रख रहे हैं? इस बात का क्या सबूत है? आपके जब पूरे एटीएम की डिटेल रख रहे हैं तो हो सकता है सीवीसी कोड को भी आपको रखने हो, इसकी भी जानकारी न दिखा रहे हो। लेकिन इनके स्टोर में तो स्टोर हो रही होगी, क्या ये देख नहीं सकते? जाहिर है देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? प्राइवेसी का खतरा आता है इसमें। साथ ही बात और है, क्या है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अलग होती है, और अब जब आप उस चीज़ को प्राप्त करते हैं उसमें अंतर हो जाता है। आपने इंटरनेट पर कोई भी चीज़ ऑनलाइन की, देख रहे थे आप इंटरनेट पर, अच्छी चमक दमक दिखाई दे रही थी, और जब ये चीज़ आपके हाथ में आई तो बिल्कुल अंतर है। आप क्या करेंगे? आप समझौतावादी रुख अपनाएंगे, एक नंबर। दूसरे नंबर आप क्या करेंगे? आप सामान को वापस कर देंगे। दो बातें होंगी। सामान को वापस आप तब करेंगे जब आप उसमें बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे, और समझौतावादी रुख आप तब अपनाएंगे जब हल्की मुल्की थोड़ी बहुत कमियां होंगी। याद रहे, कंपनियां फायदा बड़े फायदे से नहीं कमाती हैं, छोटे छोटे फायदे से फायदा कमाती हैं। वो जो छोटा समझौतावादी आप रुख अपना रहे हैं, वही फायदा है कंपनियों का, वही है। प्रेजेंटेशन का मतलब वही है। अब आपने प्रकार, ई कॉमर्स समझे, प्रकार समझे, लाभ समझे, हानियां समझे। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या लेकर के आई है। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज में सबसे पहले समझते हैं एफडीआई। नंबर 1 एफडीआई। मैंने B2C मॉडल आपको बताया था। B2C मॉडल में मैंने इन्वेंट्री मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल समझाया था। इन्वेंट्री मॉडल में कंपनियां ना सिर्फ प्लेटफॉर्म मुहैया कराती हैं बल्कि अपना सामान भी अपने प्लेटफॉर्म पर बेचती हैं। मार्केट प्लेस मॉडल में कंपनी सिर्फ प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगी, अपना सामान नहीं बेचेगी। इसके लिए मैंने ये दोनों चीज़ इसलिए समझाई थी ताकि मैं इस पॉइंट को समझा सकूँ। एफडीआई इन्वेंट्री मॉडल में नहीं आ सकती। मार्केट प्लेस मॉडल में एफडीआई 100% अलाउ है, और वो भी ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी मार्केट प्लेस मॉडल की है ई कॉमर्स में, तो उसमें 100% एफडीआई आ सकती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% ऑटोमेटिक रूट से आ सकता है, उसमें गवर्नमेंट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन्वेंट्री मॉडल में एफडीआई बैन है, इसको लेकर के ही तो विवाद है। इसी को लेकर के तो अमेरिका के साथ में भारत के भारत के संबंधों को लेकर के चर्चा में रहा है। दूसरा मुद्दा है डेटा लोकलाइजेशन का। डेटा लोकलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? डेटा लोकलाइजेशन,
जब जब भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी यात्रा पर गए और उनके साथ में जब जब बिजनेस को लेकर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, कोई भी साइन हुए, कोई हस्ताक्षर हुए, कोई समझौता हुआ है, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई बना है उस समझौते में, तो ये डेटा लोकलाइजेशन का मुद्दा। इसका मतलब क्या है? भारत सरकार ने 2019 में जो पॉलिसी लेकर के आई थी उसमें डेटा लोकलाइजेशन की शर्त को लागू कर दिया था। इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी ई कॉमर्स में अगर कोई कंपनी आती है तो उस कंपनी को भारत का डेटा भारत में स्टोर करना होगा। मैंने कुछ समय पहले बताया था, अभी ही बताया था कि हर कंपनी को कोई भी डेटा स्टोर करने के लिए अपना फिजिकल भी स्टोर करना पड़ता है, और फिजिकल फॉर्म में जो स्टोर करना पड़ता है तो कभी सिंगापुर में करती हैं, यूएसए में करती हैं, तो इससे भारत का नियमन इन पर कठिन हो जाता है, नियमन नहीं कर पाएगा इंडिया। तो ऐसी सिचुएशन में भारत 2019 में पॉलिसी लेकर आके आया कि कंपनी को डेटा को लोकलाइज करना होगा, यानी डेटा को भारत में स्टोर करना होगा। अगर ऐसा करती हैं तो कंपनियां क्या होगा? ऐसा ये होगा कि जो आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, अलीबाबा, इन पर जो पीछे 30% ऑफ़र फ्री और 30% ऑफ़र, कभी 20% ऑफ़र, कभी 10% ऑफ़र जो मिलते हैं, कभी 40% ऑफ़र, 60% ऑफ़र, ये ऑफ़र मिलना बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे? वो इसलिए क्योंकि इन कंपनियों को अगर इंडिया में डेटा स्टोर करना पड़ा तो भारत के जो स्टार्टअप्स होंगे, भारत के जो एमएसएमईज होंगे, भारत की जो अन्य ई कॉमर्स कंपनियां होंगी जो उठना चाह रही होंगी, वो इन कंपनियों से डायरेक्ट कंपटीशन कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि फिर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन कंपनियों का भी उतना ही खर्च आएगा, क्योंकि इनको इंडिया में डेटा स्टोर करना है, तो इनका भी उतना ही खर्च आएगा जितना हमारी कंपनियों का आ रहा है, जितनी भारतीय कंपनियों का आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में ये कंपनियां जो अभी पूरी मार्केट पर कब्जा किए हुए हैं, इनका कब्जा छूट जाएगा मार्केट से, और इनके कंपटीशन में दसियों कंपनियां, सैकड़ों कंपनियां खड़ी हो जाएंगी। यही कारण है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं अमेरिका, उन पर दबाव बनाया गया है कि आप डेटा लोकलाइजेशन की शर्त को हटाइए, लेकिन वो इस चीज़ पर अड़े रहें और हटे नहीं हैं। और इसी के लिए, इसी कारण जो व्यापार की वार्ताएं कई फेल हो चुकी हैं इंडिया और अमेरिका के बीच की। डेटा का इतना क्या ज़रूरत है? हल्का सा टॉपिक से थोड़ा सा हट के बात करते हैं। डेटा की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए क्योंकि आने वाला समय किसका है? M2M लर्निंग। M2M लर्निंग क्या है? मशीन टू मशीन लर्निंग। दो मशीनें आपस में बात करती रहेंगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? IoT क्या है? इन सारी चीज़ों को समझना होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप रूम में घुसे, लाइट चालू होगी, रूम से बाहर निकले, लाइट बंद। आप रूम में घुसे, पंखा चालू हो गया, बाहर निकले, पंखा बंद। फ्रिज में आपके में अगर सामान कुछ कम हो रहा है, आपके मोबाइल पर SMS आया, आपके मोबाइल पर SMS आया कि सामान आपका कम हो रहा है, ये सामान लेते आना। मशीनें आपकी आपस में बात कर रही हैं, तो आपका मोबाइल, आपका फ्रिज आपस में बात कर रहे हैं कि क्या क्या सामान है। ये M2M लर्निंग हो गई। डीप लर्निंग का मतलब, IoT का मतलब ये हो गया कि जिस प्रकार से आपका पूरा आपका रहने का, खाने पीने का टोटल ऑटोमेशन हो जाए। बाहर रूम से निकल रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, आपको जो काम करना पड़ता है अपने आप हो रहा है। ये होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही है, इंटेलिजेंस जो मानव की है उसी प्रकार से आर्टिफिशियल, यानी जो महसूस करे, जो मानव की तरह महसूस करे, मानव की तरह निर्णय ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग का मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर का ही हिस्सा एक, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और ज़्यादा बड़े स्तर पर चीज़ों को समझता है, वो डीप लर्निंग होगी। जो ऑटो गाड़ियाँ चलेंगी, माफ़ी चाहता हूँ, जो गाड़ियाँ चलेंगी ऑटोमेशन वाली, यानी जो विदाउट ड्राइवर के जो गाड़ियाँ चलेंगी, उन गाड़ियों में डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। अब डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, इसका मतलब आप समझते हैं, आपके दिमाग में इससे ये दिमाग में आएगी कि हो सकता है कि
एक्सीडेंट बढ़ जाए, हो सकता है बहुत गाड़ियाँ इतनी जल्दी ना रुक पाएँ, ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं है भैया। इंसान जिस हिसाब से सोचेगा उससे 250 गुना ज़्यादा ताकत से सोच सकती है डीप लर्निंग। जो डीप लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अंदरूनी भाग, इंसान अगर सामने कोई कुत्ता, गाड़ी, कोई कुछ भी आता है तो इससे संबंधित डीप लर्निंग जो है वो डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के तहत वो पहले से इंसान जितना सोच पाएगा, ब्रेक लगाऊं क्या करना है, उससे 250 गुना ज़्यादा क्षमता से सोच सकती है एक मशीन। ये है डीप लर्निंग। अगर पीछे एम्बुलेंस आ रही है, आपकी गाड़ियां हैं बीच में, तो हो सकता है लोग अपने मन से कि ठीक है बेशक एम्बुलेंस आ रही है लेकिन जगह ना दें, अपने हिसाब से अपने मनमर्जी चलाएं। लेकिन जिस समय ऑटोमेशन से गाड़ियां चल रही होंगी, गाड़ियां आपस में बात कर रही होंगी कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, रेड लाइट चालू होगी, लेकिन रेड लाइट हो सकता है सिर्फ उसके लिए, सिर्फ एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस हो सकता है रेड लाइट को ये बताए कि इसमें मरीज ज़्यादा खतरे में है, और रेड लाइट इस बात को समझे और एम्बुलेंस के लिए सिर्फ जगह दे दे। ऐसा पॉसिबल है, और आने वाले 10-20 साल में यही होगा। गाड़ियाँ चल रही होंगी, मशीनें आपस में बात कर रही होंगी, गाड़ियाँ आपस में बात कर रही होंगी, आप सिर्फ बैठे होंगे, आप आराम में होंगे। ये है। इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, इसके लिए 5G टेक्नोलॉजी पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो जो डेटा लोकलाइजेशन का बात हुआ, लेकिन इन सब चीज़ को कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है? जो मैंने इतनी सारी चीज़ें बोली, M2M, DL, AI, IoT, इन सारी चीज़ों को कैसे पॉसिबल बनाया जा सकता है? इन सारी चीज़ों को तब पॉसिबल बनाया जा सकता है जब हमें उनकी, इंसान है, इंसानों के बारे में ज़्यादातर एक्टिविटीज़ का पता हो। और ज़्यादा एक्टिविटीज़ का हमें कैसे पता होगा? ज़्यादा एक्टिविटीज़ का हमें तब पता होगा जब हमारे पास इंसानों का ज़्यादा डेटा होगा। अब बताइए, अगर ये जो विदेशी कंपनियां हैं और ये डेटा भारत में स्टोर ना करें, ये बाहर स्टोर करें, क्या सोचते हैं आप? कल को जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भारत को डेटा की जरूरत पड़ेगी तो यही कंपनियां भारत का ही डेटा भारत को ही पैसे में बेचेंगी। ये कारण है। भविष्य देख रही हैं ये कंपनियां, भविष्य देख रहा है अमेरिका, भविष्य देख रहे हैं बाकी सारे देश, और भविष्य देख रहा है इंडिया। और इसी कारण इंडिया ने कहा है कि डेटा का लोकलाइजेशन करो। क्यों? क्योंकि फिर भारत के प्रभुत्व में आएगा ये डेटा। बेच नहीं सकती हैं ये कंपनियां एक दूसरे को डेटा। तो ये जो डेटा लोकलाइजेशन का मुद्दा है, ये मैंने क्यों समझाया? क्योंकि ये जो M2M लर्निंग, DL लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इन सारी चीज़ों को लेकर के ये कब चीज़ें सफल हो सकती हैं? ये सारी चीज़ें सफल तब हो सकती हैं जब इन मशीनों को, इन सारी चीज़ों को जानकारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हो मानव की एक्टिविटीज़ का। और मानव की एक्टिविटीज़ का पता कब होगा इनके पास? जब इनके पास डेटा होगा। और डेटा इनके पास होगा तभी ये जानकारी रख सकती हैं, तभी ये निर्णय उस हिसाब से ले सकती हैं। यही तो कारण है डेटा लोकलाइजेशन का। ये जो कंपनियां आज हमसे, हमारी इंडिया से डेटा को जो स्टोर कर रही हैं और विदेशों में ले जा रही हैं, कल को जब हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, M2M लर्निंग और डीप लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए हमें डेटा की जब ज़रूरत पड़ेगी, तभी ये कंपनियां इंडिया को ही, इंडिया का ही डेटा पैसे में बेचेंगी, महंगा करके बेचेंगी। यही कारण है कि भारत डेटा लोकलाइजेशन का इश्यू लेकर के आया है, डेटा लोकलाइजेशन को जारी किया है। जो मुकेश अंबानी जी हैं, उन्होंने एक बार, उनकी एक न्यूज़ आई थी, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को, मैंने भी पढ़ा था, कि जिस प्रकार से उपनिवेशीकरण के दौर में, उपनिवेश के टाइम पर देश को उपनिवेश बना करके जो मातृ देश की कंपनियां आई थी, यहाँ से धन का शोधन करके ले जा रही थी, धन लेके जा रही थी, उसी प्रकार आज की ये कंपनियां, यही ई कॉमर्स कंपनियां देशों से, हमारे देशों से जो डेटा को लेके जा रही हैं, इसको इन्होंने डेटा औपनिवेशीकरण का नाम दिया था। डेटा का उपनिवेश होना, डेटा को लेकर के जाना। भविष्य इन तकनीकियों का है, और इन तकनीकियों को सफल बनाने के लिए डेटा होना ज़रूरी है। और यही कारण है कि डेटा को लेकर के इतनी जद्दोजहद चल रही है। तीसरा पॉइंट है डेटा स्टोर सेंटर। डेटा स्टोर सेंटर, डेटा स्टोर सेंटर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफ्रा का दर्जा देने की बात कही। इंफ्रा मतलब
अवसंरचना, घर बना, मशीन बनी, ये सब क्या है, अवसंरचना का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर जो बनेंगे, जो डेटा को रखेंगे अपने पास होल्ड करके, वो जो डेटा सेंटर होंगे वो भी अवसंरचना का दर्जा उन्हें दिया जाएगा। तो तीसरी बात ये हुई। चौथी बात है डेटा प्रोटेक्शन बिल। डेटा प्रोटेक्शन बिल यानी कि डेटा की प्रोटेक्शन कैसे हो, इस पर भारत सरकार ने एक बिल पारित भी कर दिया है और डेटा प्रोटेक्शन बिल आ चुका है, एक्ट बन चुका है। उसकी बात अलग वीडियो में करेंगे क्योंकि वो बड़ा अपने आप में एक बड़ा इशू है, बड़ा मुद्दा है, उसको हिसाब से बात करनी होगी उस पर। तो ये डेटा प्रोटेक्शन बिल आ चुका है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और काम किया था और वो ये किया था कि गवर्नमेंट ने जो डेटा है उसको पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया था। कर दिया था नहीं, अभी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इशू बन के उभरा उस पर बात करते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि डेटा आपकी प्राइवेसी प्रॉपर्टी नहीं, पब्लिक प्रॉपर्टी है। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक संपत्ति का मतलब जैसे रेल है, गवर्नमेंट की जितनी बसें हैं, गवर्नमेंट जो ट्रेन वेन चलाती है, गवर्नमेंट की जो भी कंपनियां हैं जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादातर हिस्सा है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी। तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी। तो अब डेटा जो है, डेटा तो व्यक्ति का खुद का डेटा होता है, उसको भी इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित किया है। तो इसका मतलब ये है कि इसको लेकर के फिर एक और नई बहस छिड़ गई। और वो बहस क्या छिड़ी, चलिए बात करते हैं। डेटा प्रोटेक्शन पर एक कमेटी गठित की गई थी, BN श्रीकृष्णा समिति। BN श्रीकृष्णा समिति का कार्य क्या था, इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको बताना है कि डेटा की प्रोटेक्शन से संबंधित नियम कैसे बनाए जाएं। नंबर 1। नंबर 2 बात और समझे, सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार में, निजता का अधिकार मूल अधिकार घोषित किया है। मूल अधिकार घोषित किया है। और निजता, डेटा उसका निजी डेटा होता है जो कि मूल अधिकार है उसका। निजी जो डेटा है वो उसका मूल अधिकार है। अब जो आलोचक हैं उनका कहना क्या है, उनका कहना यह है कि गवर्नमेंट ने जो डेटा को पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित किया है वो श्री कृष्णा समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। और जो सुप्रीम कोर्ट का निजता का अधिकार जो है, जो इन्होंने निर्णय दिया है, उससे भी समानता नहीं रखता, उसका भी उल्लंघन है। ये आलोचकों का कहना है, जो कि गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उनमें उन्होंने जो कुछ खामियां निकाली हैं, उन्होंने इन दोनों इश्यूज को लेकर के खामियां निकाली हैं। उम्मीद करता हूं तुम्हें ज़्यादातर बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने समझाया ई कॉमर्स है क्या, ई कॉमर्स के प्रकार क्या हैं, ई कॉमर्स का लाभ क्या है, हानियाँ क्या हैं, पब्लिक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या आई हैं, और देश के साथ जो विदेशों के साथ में भारत सरकार के जो डिस्प्यूट बन रहे हैं ई कॉमर्स को लेकर के, वो क्या डिस्प्यूट बन रहे हैं, ये मैंने आपको समझाया। अब आगे की वीडियो में जल्दी ही लेके आऊँगा। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है सोम और मैं जल्द ही आपके सामने एक और वीडियो लेकर के आऊँगा।